ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। रीट संस्कृत। जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं और जो भाषा के रूप में प्रथम या द्वितीय के रूप में संस्कृत का चयन करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी संस्कृत विषय पढ़ते हैं, चाहे वो विद्यालय में हो या कॉलेज स्तर में, सभी में व्याकरण का एक प्रकरण है संधि प्रकरण, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि प्रकरण के इस दूसरे भाग में हम स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि और यण संधि के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, उदाहरणों को देखेंगे। आप अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल यूजफुल चैनल विद प्रेम सुथार को सब्सक्राइब करें, पास स्थित बेल आइकन को दबाएं, जिससे इस प्रकार के जारी होने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बढ़ते हैं हम अपने अच स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि की ओर। सबसे पहले हमने दो दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ने के बाद में स्वर संधि के अंतर्गत तीसरी वृद्धि संधि को पढ़ते हैं। वृद्धि संधि जिसमें सूत्र हैं वर्धि रेचि, संधि विधायक सूत्र हैं वृद्धि रेचि, मतलब आ के बाद, यानी संधि के अंतर्गत दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। प्रथम पद के अंत में अ या आ में से कोई वर्ण होगा, यानी कि आ के बाद एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं? ए, ओ, आई, औ। इनमें से कोई भी वर्ण का वर्ण रहने पर पूर्व व पर, यानी संधि में जो पहले वाला पूर्व पद और बाद वाला उत्तर पद, पूर्व और पर दोनों को वृद्धि एकादेश होता है, यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और बाद वाले का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मध्य एक आदेश हो जाएगा, यानी वृद्धि एकादेश होगा। वृद्धि संधि में वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से, ये भी हमें जानना चाहिए। वृद्धि रादेच एक सूत्र है, ये वृद्धि संज्ञक सूत्र है, यानी कि एक आ वर्ण, एक आई और औ, इन तीनों को वृद्धि कहते हैं। यह सूत्र वृद्धि आदेश ये वृद्धि संज्ञक सूत्र है, यानी कि आ, आई और औ की वृद्धि संज्ञा करता है। तो पुनः देखते हैं आगे। अब वृद्धि संधि करते समय ये दो प्रमुख कंडीशन को ध्यान में रखना है, यानी कि पहला शब्द जो होगा संधि में, उसके अंत में अ या आ में से कोई एक वर्ण होगा, सामने ए हो सकता है या आई वर्ण हो, तब क्या करना है? दोनों की जगह आई वृद्धि एकादेश करना है। और आ के बाद में यदि ओ या औ में से कोई वर्ण हो, तब दोनों की जगह औ वृद्धि एकादेश करना है, ये ध्यान रखना है। अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं, जैसे हैं जन प्लस एकता। अब हमारा पूर्व पद जन है, इसमें अंतिम वर्ण क्या है मैंने विच्छेद करके समझाने की दृष्टि से बताया है कि जो जन शब्द है ये किन वर्णों से बना है। तो देखिए, एक तो है ज के अंतर्गत अ मिला हुआ है स्वर ज, फिर न और न में अ, जन। तो हमारा अंतिम वर्ण क्या हुआ? अ, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण अ। फिर ये दूसरा पद है एकता। एकता किन वर्णों से मिलके बना है? तो एकता में ए है, फिर क में अ मिला हुआ है, त में आ, एकता। तो वो इसका जो प्रथम वर्ण है वो ए है। तो अ और ए के होने पर दोनों की जगह क्या करना है? आई करना है। तो इस प्रकार से आई करने पर ज न, फिर आई की मात्रा लग जाएगी, कता, जनैकता, जन धन एकता, जनैकता। तो यहाँ कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। ऐसे ही इस वृद्धि संधि के अन्य प्रमुख उदाहरणों को देखते हैं। पहली कंडीशन, आ के बाद ए आई के होने पर आई करना है, उस आधारित उदाहरणों को देखते हैं। सदा धन एव, तो सदा में अंतिम वर्ण आ है और सामने ए है, आ और ए हो तब भी क्या करना है? आई करना है। तो हुआ रूप सदैव। इसी प्रकार से वित्त धन एषणा, वित्त में अवर्ण है, सामने ए है, तब भी आई करेंगे, वित्तैषणा। इसी प्रकार से एक धन एकम, तो एक एकम,
मम धन एव ममैव। इसी प्रकार से कृष्णेकत्वम सभैका देवेश्वर्यम महेरावतः महेश्वर्यम सदहिलौकिकम। तो इनका विग्रह इस प्रकार से है, ये आपको देखना, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए कुछ एक उदाहरणों को समझाने के बाद में आपके सामने ये जो महत्वपूर्ण उदाहरण दिए जा रहे हैं ये PDF लिंक में भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला जो कंडीशन है वो है कि आ के बाद में यदि ओ औ में से कोई वर्ण आए तब दीर्घ वृद्धि औ करना है। कैसे? जैसे जल धन ओगह, तो यहाँ जल का अंतिम वर्ण अ है, सामने ओ है, तो दोनों की जगह औ हो जाएगा, तो रूप होगा जलौघ। इसी प्रकार से गंगा धन ओघ, तो गंगा में अंतिम वर्ण आ है, सामने ओ है, दोनों की जगह क्या करना है? औ करना है, तो दोनों की जगह औ करने पर रूप क्या होगा? गंगौघ। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी देखने योग्य हैं। तंडुलोदनम तौदार्यम तीक्ष्णोषधि कृष्णोत्कंठियम सदोत्सुक्यम महौषधम, और इसका विच्छेद आप देख सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो प्रमुख कंडीशन के उदाहरण हुए। अब कुछ अपवाद भी हैं इसमें वृद्धि संधि में। कैसे? कि निम्नलिखित उदाहरणों में अन्य संधियों का खंडन कर वृद्धि संधि हुई है। अब ये जो नीचे उदाहरण दिए जा रहे हैं इनमें अन्य संधियों की कंडीशन प्राप्त होते हुए भी वृद्धि आदेश हुआ है। कैसे? देखिए, उपधन एति, अ के बाद में ए है, उपेति, यहाँ पर रूप का ये अपवाद है। पर रूप संधि हम पढ़ेंगे ना, उसमें अकारात उपसर्ग के बाद में इस प्रकार से ए से शुरू होने वाली धातु हो तब क्या करना है? पर रूप आदेश बाद वाले जैसा उपेति होता, लेकिन ये होने के बावजूद भी उपैति वृद्धि हुआ है, तो क्या हुआ है? वो पर रूप का अपवाद है। इसी प्रकार से उपधन एदते उपैदते, अ और ए के बाद वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से अक्ष धन उहिनी, अब यहाँ अक्ष में अंतिम वर्ण अ है, उहिनी में उ है, अ और उ मिलकर के ओ बनता है। गुण संधि में हमने ऐसा पढ़ा था, लेकिन यहाँ उहिनी संबंध में अक्षोहिणी होगा। ये जो उदाहरण अपवाद के ये निश्चित हैं, ज्यादा नहीं है, ये प्रमुख निश्चित उदाहरण है, इसे आपको ठीक से स्मरण रखने हैं। अक्ष धन उहिनी तो होगा अक्षोहिणी, वृद्धि हो गया। स्वर प्लस ईरह स्वैरह, अ और ई ए होना था लेकिन वृद्धि हुई है। ये सभी उदाहरण गुण के अपवाद हैं। इसी प्रकार से स्वधन इरिणी स्वैरिणी वृद्धि, स्वधन इरि स्वैरी वृद्धि, प्रधन उहु प्रौहु वृद्धि, प्रधन ऊढ़ प्रौढ़, प्रधन ऊढ़ा प्रौढ़ा, प्रधन ऊढ़ी प्रौढ़ी। तो यहाँ गुण की कंडीशन प्राप्त होने के बावजूद क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखना है, इन प्रमुख उदाहरणों में वृद्धि संधि का आदेश हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से प्रधन ऐश्य प्रैश्य, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। सुखेन ऋतः, तृतीया तत्पुरुष के योग में भी सुख धन ऋतः, अ के बाद में री आया तो यहाँ पर आर वृद्धि हुई है। आ और र हलंत आर वृद्धि, तो रूप हुआ है सुखार्तः, तो ये भी गुण का अपवाद है। इसी प्रकार से दुखेन ऋतः, तृतीया तत्पुरुष में दुख धन ऋतः दुखार्तः, ये भी गुण का अपवाद है। इसी प्रकार से प्रधन ऋणम प्रारणम, अ के बाद में री, आ के बाद में री को अर न होकर के आर यहाँ पर वृद्धि हुई है। आर अलंत आर वृद्धि हुई है। प्रारणम वत्स्तर प्लस ऋणम, यहाँ पर भी वत्सतरारणम आर वृद्धि हुई है, गुण का अपवाद हुआ है। इसी प्रकार से कम्बलारणम वसनारणम दसारण ऋणारणम, इन सब में आर वृद्धि हो रही है, गुण का
अपवाद गुण संधि की कंडीशन थी, लेकिन गुण का खंडन करके यहाँ वृद्धि संधि हुई है। तो ये वृद्धि के अपवाद उदाहरण भी महत्वपूर्ण है, इसे भी स्मरण रखने और ये प्रमुख उदाहरण। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे वृद्धि संधि को। अब हम आगे बढ़ते हैं अच संधि के भेदों में। चौथी है यण संधि। यण संधि विधायक सूत्र है इको यणची, यानी कि एक प्रत्यार है जिसके अंतर्गत ई, उ, री और ली वर्ण आते हैं। एक का मतलब ई, उ, री, ली के स्थान पर क्रमशः, इनके स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल यानी कि यण, एक प्रत्यार की जगह यण आदेश होता है, इसलिए सूत्र है इको यणची। यण में कौन से वर्ण है? य, व, र, ल आदेश होता है असवर्ण स्वर आगे होने पर, यानी कि सामने कोई भी असमान स्वर होंगे। कैसे? इसको फिर से कंडीशन के माध्यम से देखते हैं। वो कैसे कि पहला संधि के अंतर्गत दो पद होते हैं, दो पदों के मध्य संधि होती है। पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई या छोटी बड़ी कोई भी हो और सामने कोई भी असमान स्वर हो। असमान स्वर का मतलब ई के सामने ई नहीं होना चाहिए, यानी कि ई लघु या दीर्घ के सामने ई लघु या दीर्घ में से कोई नहीं हो, बाकी कोई भी भिन्न स्वर हो वो असमान स्वर कहलाएगा। तो ई के बाद भिन्न स्वर होने पर इस ई की जगह य आदेश करना है। उसके बाद में उ के बाद में असमान स्वर हो तो उस उ की जगह क्या होगा? व हो जाएगा। इसी प्रकार री लघु या दीर्घ कोई हो और सामने री न होकर के कोई दूसरा असमान स्वर हो तो इस री की जगह क्या होगा? र हलंत है, ध्यान रखना। और ली आए, ली के सामने कोई भी असमान स्वर यानी कि ली के अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो तो इस ली की जगह क्या आदेश होगा? ल आदेश होगा। तो ये चार प्रमुख कंडीशन है यण संधि की, इसे आपको स्मरण रखना है। अब हम उदाहरणों को देखते हैं। एक प्रमुख उदाहरण है जैसे प्रतिधन एकम। प्रतिधन एकम, तो आप देखिए इस प्रति शब्द का मैंने विच्छेद करके समझाने की दृष्टि से बताया है। जैसे प्रति कैसे बनाए, तो प्रति में प है, फिर र है, र में अ मिला हुआ है, फिर त है और त में ई, यानी प्रति के अंतर्गत अंतिम वर्ण क्या है? ई वर्ण है, ह्रस्व ई, लघु ई। और सामने क्या है? एकम, ए, क, अ और म, इन वर्णों से एकम बना। इसका पहला वर्ण क्या है? ए है, यानी कि ई आ गया। ई के सामने ई छोटी बड़ी होती तब तो सवर्ण समान हो जाता, दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन कह रहा है असमान स्वर होना चाहिए। तो ए स्वर वर्ण असमान है, इसलिए इस ई की जगह हमें क्या आदेश करना है? इसकी जगह हमें य आदेश करना है। तो यह करने पर रूप निष्पन्न हुआ प्रत्येकम। प्रति त फिर त आधा रहा, ए की जगह हमने यह कर दिया, इस ए से ए की मात्रा लग गई, रूप हो गया प्रत्येकम। इसी प्रकार से यण संधि के प्रमुख अन्य उदाहरणों को देखते हैं। जैसे पहली कंडीशन जो है ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो ई को यह करना है। जैसे यदि धन अपि, यदि में अंतिम वर्ण ई है, सामने असमान स्वर है, इसलिए ई को यह हो गया, रूप हुआ यद्यपि। क्या हुआ? यद्यपि। इसी प्रकार से अभिधन उदयः, अंतिम वर्ण ई है, सामने असमान उ है, तो ई को यह करने पर रूप निष्पन्न हुआ क्या? अभ्युदयः। इसी प्रकार से इति धन आदयः, इति में अंतिम वर्ण ई है, सामने असमान स्वर आ है, तो ई को यह होने पर रूप निष्पन्न क्या हुआ? इत्यादयः। इसी प्रकार से स्मृति धन आदेशः, स्मृति में अंतिम वर्ण लघु ई है, सामने असमान स्वर आ है, तो ई को यह होने पर रूप हुआ स्मृत्यादेशः। इसी प्रकार से आप देख सकेंगे गत्युर्जा,
शुद्ध्युपास्य, नद्युदकम, वाण्येका, इन सब में यण संधि हुई है। परीक्षा में क्या आता है, या तो संधि विच्छेद पूछेंगे, आपको संधि करनी है, या संधि युक्त पद दे दिया, संधि विच्छेद करना है, या आपको संधि का नाम पूछ लिया कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपको बतानी है यण संधि है। साथ ही साथ संहिता संज्ञा के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे अभी और उदय में संहिता संज्ञक वर्ण कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि संहिता जिनमें संधि होती हैं, जो निकटतम जो वर्ण होते हैं, जैसे अभी में अंतिम वर्ण ई है और उदय का उ, ई और उ जो है इन दोनों में संधि हो रही है, इसलिए संहिता संज्ञक वर्ण ई और उ हो गए। और पूर्व का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखना। आगे बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की ओर, कि उ के बाद में असमान स्वर होने पर उ को व करना है। अब देखिए सुधन आगतम, अब सु में अंतिम वर्ण उ है, उ को व होने पर स्वागतम। इसी प्रकार से मधुधन अरि, मधु में अंतिम वर्ण उ है, सामने असमान स्वर है, उ को व करेंगे तो होगा मध्वरिही। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों को देख सकते हैं। अनुधन अयः, अन्वयः, पठतुधन इदम, पठत्विदम। इसी प्रकार से गुरुवाज्ञा, लघ्वादेशः, वध्वागमनम, वध्वादेशः। तो इन सभी में कौन सी संधि हुई, स्वर संधि हुई, यानी उ के बाद में असमान स्वर होने पर उ को क्या हुआ, व हुआ। आगे बढ़ते हैं। री, री लघु दीर्घ कोई हो, सामने कोई भी असमान स्वर हो तो री को क्या करेंगे, र करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। पितृ धन आदेशः, तो पितृ में अंतिम वर्ण री है, सामने आ असमान स्वर है, री को र करेंगे तो पी त फिर र फिर आ से आ मिल गया, आ की मात्रा लग गई तो पित्रादेशः, पितृधन आदेश, पित्रादेश। इसी प्रकार से पितृधन इच्छा, अंतिम वर्ण री है, सामने असमान स्वर है, री को र करने पर रूप होगा पितृच्छा। इसी प्रकार से धातृधन अंशः, अंतिम वर्ण री, सामने असमान स्वर, री का र होने पर रूप होगा धात्रंशः। इसी प्रकार से गंत्रीधन एदः, गंत्रेदः, द्रात्मजः, मातृत्सव, इन सब में यण संधि है। इसी प्रकार से लृ के बाद में यदि असमान स्वर हो तब लृ को क्या होगा, ल। तो लृ धन आकृति, अब लृ आया है, सामने असमान स्वर है, लृ को ल करेंगे, ल कौन सा करेंगे, हलंत वाला करेंगे, सामने आ से ला बन जाएगा, रूप होगा लाकृति। इसी प्रकार से लृ धन आदेशः तो हो जाएगा लादेशः। इसी प्रकार से लृ धन अनुबंधः, लनुबंधः। इसी प्रकार से गमलृ प्लस आदेशः, गमलादेशः। इसी प्रकार से घसलृ प्लस आदेश, घसलादेशः। इसी प्रकार से लृ धन आधारः, लादारः। तो ये प्रमुख उदाहरण थे इस यण संधि के। तो ये महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण उदाहरणों को दिया गया है। इसी प्रकार से और भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं। मोटे तौर पे पहचान के लिए वृद्धि संधि में बीच में लगभग ए और आई, ओ और आउ, यानी कि आई और आउ की मात्रा होगी। प्राय देखो सदैव में ये ऐसे डबल मात्रा ऊपर आई की मात्रा, तो इसी प्रकार से आउ की मात्रा भी हो सकती है, जलौघ, गंगौघ। तो ये मोटे तौर पे पहचान है। और यण संधि में आधा अक्षर य और व से जुड़ा हुआ रहता है प्रायः, जैसे वार्णिका, नद्युदकम, स्वागतम, व आधा है लघु आदेश में। तो ऐसी ये मोटे तौर पे पहचान है। बाकी इस सभी का संधि विच्छेद और संधि युक्त पद को ठीक ठीक से समझना है, किसमें कौन सी बड़ी या छोटी मात्रा है, इसका भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार से संधि के अन्य भागों के प्रकरण भी आगामी समय में जारी होंगे। हमारा ये प्रयास आपके लिए कितना सहायक है, किस प्रकार से लग रहा है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिएगा। इति